हेलो, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट। और यहाँ पे एक चीज है, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा और यहाँ पे हम लोगों ने शो किया है देयर आर टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जिसको हमने एक ईएमएफ सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये ईएमएफ सोर्स एक करंट को जनरेट कर रहा है और आप देख पा रहे होंगे बीच में आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द टू प्लेट्स। एंड एक रैंडम पॉइंट हमने कंसिडर किया है पॉइंट पी, जो आप चेक कर पा रहे होंगे, विच इज जस्ट आउटसाइड द कैपेसिटर प्लेट। सो जब मैक्सवेल ये सर्किट को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर पी पॉइंट पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट, और उन्होंने अगर एम्पियर्स का लॉ, द सर्क्यूटर लॉ यूज किया, तो उनको क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई जो मिलना चाहिए था, वो दोनों में इनकंसिस्टेंसी मिली। दोनों से आंसर नहीं आना था, कहीं ना कहीं क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का जो आंसर आ रहा था और आरएचएस में जो म्यू नॉट आई एनक्लोज से आंसर जो आ रहा था उसमें एक गैप था। ये चीज हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी, पर यहाँ पे बताना इसके लिए जरूरी है क्योंकि अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट का एक छोटा सा जो फॉर्मूला है वो हम डिराइव करने वाले हैं। तो वो जो इनकंसिस्टेंसी थी वो किसकी वजह से थी? तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि हमें पता है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं ये जो सिग्मा है उसको हमें पता है कि इट इज चार्ज दैट इज क्यू अपॉन एरिया, तो मैं उसको लिख सकता हूँ क्यू अपॉन ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। एंड आई थिंक सारे बच्चों को पता है कि ये करेक्ट है। आफ्टर दिस, ओके, अगर हम बात करते हैं अबाउट द फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो सारे बच्चे एग्री करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द एरिया। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ E इंटू ए की, तो यहाँ पे अगर मैं जो ये फर्स्ट वैल्यू है और ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है, इफ आई सब्स्टिट्यूट इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय, okay, let's talk about A. So this is going to be equation number 3. So ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अगर हम चेक करें तो यहाँ पे एरिया और एरिया कट हुआ। विद दिस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास एक वैल्यू आ गई जिसका वैल्यू है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। The basic definition of current says that current is always is equal to dq by dt. आई थिंक सारे बच्चे यहाँ पे एग्री करेंगे। तो अगर मैं, मुझे पता है कि आई इज डी क्यू बाई डी टी, तो क्यों ना इक्वेशन 4 को हम दोनों साइड पे क्या करें, डेरिवेट करें। सो इफ आई डू दैट, तो एलएचएस पे डेरिवेशन हो जाएगा डी फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आरएचएस में हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी आर डी क्यू बाई डी टी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डी क्यू बाई डी टी हमें पता है कि करंट है, तो अगर ये एप्सिलॉन नॉट को मैं एलएचएस पे लेके जाओ तो डोंट यू थिंक मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई अपॉन डी टी। ये एक नया टर्म था, ये सोचा नहीं था कि ये कहां से आया, और ध्यान से देखो ये आया कहां से है। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नहीं वो फैराडे में था। ये किससे आया? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जनरेट हुआ। तो ये कुछ नया है ना, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि ये कोई नई क्वांटिटी थी इसीलिए इसको उन्होंने नाम दे दिया, क्या नाम दिया बच्चा? इसको नाम दिया द डिस्प्लेसमेंट करंट। सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज बेसिकली गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर
मैक्सवेल ने बताया कि हमारा जो एम्पियर्स लॉ है उसको हम मॉडिफाई करेंगे, जिसको अब हम बोलने वाले हैं या तो एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ या तो मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। सो लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला एम्पियर मैक्सवेल या मैक्सवेल एम्पियर, जो भी आप बताना चाहो, और इसका जो लॉ है अब कैसे दिखने वाला है ध्यान से देखना। इट इज गिवन बाय द क्लोज्ड इंटीग्रल d vector dot dl vector is equal to म्यू नॉट ब्रैकेट में आई सी प्लस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ध्यान से समझना। म्यू नॉट आई एनक्लोज होता था तो ये हो जाएगा आई सी प्लस, है ना, दिस इज गोइंग टू बी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाय डी टी। It is nothing but d phi e by dt. Let me change this because यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए। प्लीज चेक करो, दिस इज द फॉर्मूला क्लोज्ड इंटीग्रल d vector dot dl vector is mu naught ic plus epsilon naught times d phi e by dt। और आपको समझना है कि क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड LHS पे प्रोड्यूस हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि फॉर्मूला क्या था, इट वाज एक्चुअली में म्यू नॉट समेशन ऑफ टोटल करंट एनक्लोज्ड। तो ये जो टर्म है, दिस एंटायर टर्म इज बेसिकली दिस। सो IC is your conduction current और फाइनली ये दिस टर्म एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, ये जो आपका है बच्चा, ये है आपका आई डी विच इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आई थिंक समझ में आ रही होनी चाहिए सबको, यस और नो बच्चा। कि यहाँ पे आपको क्या समझना है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की ट्राई करें, वेदर इट इज कैपेसिटर के आउटसाइड पे या वेदर इट कैपेसिटर के इनसाइड पे, बराबर, अगर हम कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की ट्राई करें तो हमें वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। तो अगर मुझे वैल्यू सेम मिलनी चाहिए तो उसके लिए ही ये बेसिकली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट का जन्म हुआ। तो कैन वी से लाइक दिस कि जब तक, है ना, वायर में से करंट आ रहा है तो तब तक तो वो कंडक्शन करंट है, पर एज सुन एज वो कैपेसिटर के बीच में चला जाता है तो वो कंडक्शन करंट अपना नेचर चेंज करके क्या बनता है बच्चा, द नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को जनरेट करने वाला कौन है, तो इट इज नथिंग बट द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक क्वेश्चन में भी आपके दिमाग में आएगा कि सर डिस्प्लेसमेंट करंट इज बिकॉज ऑफ द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी? ऑब्वियसली। सो मैग्नेटिक फील्ड अब जनरेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट कर सकता है, एक मतलब आपके पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बराबर, तो भी पॉसिबिलिटी है। आपके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल करके आपके पास मैग्नेट का एक कॉम्बो है तो भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने आपको जैसे बताया था, ये आपका पहला फॉर्मूला है पूरे चैप्टर का जो आपको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ, है ना, अब हमें देखना है कि मैक्सवेल के इंपॉर्टेंट इक्वेशंस कौन कौन से थे। ओके, सो जिसको मैं बोलता हूँ मैक्सवेल्स इक्वेशंस, जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना का बोलते हैं बेस है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना इसके अलावा अधूरी है। तो
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैक्सवेल्स इक्वेशन कितने हैं। 4 इक्वेशन है, चारों इक्वेशन अब आपने एक्चुअली में स्टडी कर ली है। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर? यस, आपने एक्चुअली में चारों के चारों इक्वेशन स्टडी कर लिए हैं और एक एक करके जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। समझना, मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर द बेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, जस्ट लाइक योर न्यूटन। न्यूटन बेसिकली मैकेनिक्स का पूरा एक बेस बनाता है, वैसे मैक्सवेल हमारे। अगर चारों इक्वेशन आप समझ लो तो आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी को अच्छे से समझ सकते हैं। सो अब एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से इक्वेशन हमारे पास। सो मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम बोलते हैं गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सारे बच्चे इसको बहुत पढ़ चुके हैं। मे भी हो सकता है कि ये लॉ ने आपकी रातों की नींद भी, मतलब चैन वैन सब है ना, छीन लिया हो, बट पढ़ना तो है ही। सो इट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ऑफ चार्ज upon epsilon naught, sigma of charge enclosed obviously upon epsilon. Okay, very important यार। I think this is the first जो मैक्सवेल के अंदर उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है उसका फर्स्ट मेजर पार्ट है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी एक्चुअली में गॉसेस लॉ है, बट दिस टाइम इट इज डिफरेंट। दिस टाइम इट इज गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। आपको सबको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था तब हमने ये एक्चुअली में डिस्कस किया था कि गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है। क्लोज इंटीग्रल सेम आता है, बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर आएगा आपके पास बच्चा, बट देन इट इज इक्वल टू 0, है ना। रीजन बहुत अच्छे से हमने क्लास में डिस्कस किया है। इसका सिंपल एक एक लाइन बोल दूंगा तो याद आ जाएगा, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये चीज याद करो, ये गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म याद आ जाना चाहिए। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे थर्ड मैक्सवेल के इक्वेशन के ऊपर। थर्ड बेसिकली डील करता है आपके चैप्टर को। ओके, सो थर्ड इज बेसिक चैप्टर जिसका नाम है, अगर हम बोले, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या है ना, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हम लोगों ने देखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बेसिकली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, अब क्लोज्ड इंटीग्रल इस बार लिखेंगे बच्चा ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ध्यान से देखो और सही चीज है ये, इज इक्वल टू माइनस d∅dt। टू मेक यू अंडरस्टैंड की गलती ना होना, तो ये फ्लक्स के नीचे मैं स्मॉल लेटर b ऐड कर देता हूँ, सो दैट आपको पता चले ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ओके, सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो फ्लक्स का टर्म यूज हो रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मत भूलना है। ये काफी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो ये आपका हो गया द थर्ड बेसिक मैक्सवेल का इक्वेशन। और लास्ट में अभी हम लोग जिसको लेके आए, ओके, एम्पियर मैक्सवेल्स सर्क्यूटल लॉ। पहले तो इसका नाम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ था, बट ये एम्पियर मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ बन गया। ठीक है, तो बस ये इक्वेशन को वापस और एक बार लिखेंगे, मतलब याद रहना चाहिए ना यार। सो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, अगर बात करते हैं ब्रैकेट की तो ये होगा आपका कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट के बजाय आई एम गोइंग टू राइट डाउन द एक्चुअल फॉर्मूला अगेन यार, डोंट फॉरगेट। अब मैं यहाँ पे जानबूझ के फ्लक्स के नीचे ई सब्सक्रिप्ट लिखूंगा सो दैट आपको याद रहे कि इस बार ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड दिस इज योर बेसिकली द fourth equation, and this entire small kind of mind map sum up the entire Maxwell's four equations. uh, don't forget this four equations,
और अगर आप इसका फ्लो समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मैक्सवेल ने क्या किया। उन्होंने फिजिक्स के 4 बड़ी बड़ी चीजों को, है ना, एक साथ जोड़ा। अगर आप चेक करो पूरा जो 12th है ना काइंड ऑफ, वो एक ये पेज में कवर हुआ है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड मैग्नेटिज्म, थर्ड ईएमआई जिसके अंदर एसी और सब आया, और ये फोर्थ अब अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड आगे का कम्युनिकेशन सिस्टम। सो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 4 इक्वेशंस आर, मतलब इतनी चीजें इसमें समझने वाली है और इसके एप्लीकेशन इतने ज्यादा है कि आगे अगर आप कोई भी फील्ड इंजीनियरिंग की कंसिडर करते हो, आप समझते हो कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, कॉम्स में जाना है, इलेक्ट्रिकल आईटी या जो भी है, तो वहाँ पे इसके बारे में आप कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हो। So with this I can say the second video of EM wave is done, and in the third video we are going to discuss the next EM wave. Okay, what are the characteristics, graphical representation and important physical quantities. Again, till then, again, if you like this particular video, then do not forget to like, comment for कोई भी चीज, मतलब आप कोई भी इम्प्रूवमेंट हम लोग को बता सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, और एंड obviously subscribe to our channel because ये videos constantly अब आने वाले हैं. Okay, and that's it for the day. Thank you so much. मिलते हैं in the next session. Tata, bye bye, see you. Take care.